हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। इसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोल देते हैं, जिसका उल्लेख है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद जो है 36 से 51, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हम पूरी बात को देखेंगे, कहाँ से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए, कैसे लिए गए, इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, ये वाद योग्य हैं या वाद योग्य नहीं है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, टोटल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, वो कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान का जब विकास पढ़ते हैं, जब हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उसमें एक बात आती है। जब हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं की बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ था, क्या कुछ मैटर था, क्या फैक्ट थे, तो उसमें एक चीज़ आती है निर्देशों के उपकरण। निर्देशों के उपकरण, ये एक शब्द मिलता है 1935 के अधिनियम में कि इसमें निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था। और हमने ये भी पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेते हैं, कि निर्देशों के उपकरण को ही हमने आज हम इसको क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व। यानी जो निर्देशों के उपकरण जैसा एक सेंटेंस, एक फैक्ट, एक अवधारणा जो 1935 के अधिनियम में थी, उसी को आज हम नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्व 1935 के अधिनियम में उल्लेखित निर्देशों के उपकरण का ही बदला हुआ रूप है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए या फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में दोनों ही आ जाएं, आयरलैंड भी आ जाए, 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आ जाए, तब हमें क्या चूज करना होगा। क्या हम 1935 के अधिनियम पे टिक करें या फिर आयरलैंड के संविधान पे टिक करें। तो आपको बता देना चाहता हूं कि 1935 के अधिनियम में जो निर्देशों के उपकरण थे वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। तो इसका एक ही उत्तर होगा, एकमात्र उत्तर होगा आयरलैंड। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा। तो चाहे तो 1935 का अधिनियम ऑप्शन में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उत्तर क्या होगा इसका, आयरलैंड। उम्मीद है समझ गए होंगे कि निर्देशों के उपकरण की जो अवधारणा थी वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली थी। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। ये तो हुई पहली बात। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को
लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, CSET 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। दोस्तों, इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 PDF भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत PDF बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही PDF फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी PDF फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से PDF के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और PDFs मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IAS प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए IAS प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी MCQs रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर IAS प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स MCQs कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अब देखिए दूसरी बात को देखते हैं। यहाँ पे मैं उल्लेखित कर देता हूँ। पहली बात तो कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। मूल आत्मा, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मूल आत्मा। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना। की प्रस्तावना को कहते हैं। जैसा कि ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है, जैसे हम पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स में, कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब शब्द आता है मूल आत्मा। देखिए 2 शब्द है यहाँ पे, मूल आत्मा। सीधा पूछे आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, तो सीधा सा सभी को पता है कि प्रस्तावना इसका उत्तर होगा। तो यहाँ लिखा मूल आत्मा। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। सीधा सा पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा किसको बोलते हैं, तो उत्तर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को ही मूल आत्मा बोलते हैं, DPSP बोलते हैं। अब दूसरा कि मूल आत्मा कहा किसने? अगर प्रश्न ये भी आ सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन एक पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने मूल आत्मा कहा नीति निर्देशक तत्वों को। 2 बातें हुई।
दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला कि नीति निर्देशक तत्व जो है उनका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है, और कहा किसने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब देखते हैं तीसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट क्या है कि संविधान की आत्मा प्लस दर्शन किसको कहेंगे, ऐसा फैक्ट भी आपके सामने आ सकता है। संविधान की आत्मा और दर्शन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ जाएगा प्रस्तावना और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और प्रस्तावना। यानी यह सब अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो अगर ऐसा जॉइंट आता है कि संविधान की आत्मा और दर्शन, यहाँ पे दोनों शब्द आपको मिलते हैं, तो इसका उत्तर होगा फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। दोनों को, किसी एक को हम आत्मा और दर्शन नहीं कह सकते। जब हम फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएससी को दोनों को ज्वाइंट करते हैं तब हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर, यानी भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा और संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला कि संविधान में जो भाग 4 में उल्लेखित है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। मूलात्मा किसने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को जॉइंट रूप में क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा और दर्शन। तो यहाँ पे 3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं आगे। चौथा जो बिंदु है कि नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रतीक है। काफी अच्छा प्रश्न बनता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनेंगे। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की जब बात आए तो इसका उत्तर क्या होगा, डीपीएसपी। और डीपीएसपी को ही लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। ये उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक किसे बोलते हैं, डीपीएससी को। तो 2 बातें हैं, चाहे तो आ जाए कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक किसे कहते हैं, तो डीपीएसपी को। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक किसे बोलते हैं, डीपीएसपी को। एक चीज और लिखते हैं, फिर हम तीनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की जब हम बात कर रहे थे, मौलिक अधिकारों की हम प्रकृति की बात कर रहे थे, हमने पढ़ा था कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसकी जो प्रकृति है वो नेगेटिव है, निषेधात्मक है। यानी कि राज्य को रोका गया था कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सब चीज़ें। अधिकांश मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में नेगेटिव है। हालांकि कुछ एक मौलिक अधिकार पॉजिटिव प्रवृत्ति के भी हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम बात कर रहे थे तो मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो निषेधात्मक है, यानी राज्य को रोका गया है। लेकिन भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें बताया गया है कि राज्य को क्या करना है, यानी राज्य को क्या करना है। राज्य लोगों को आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाएगा, जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं उनको उपलब्ध करवाएगा। बच्चे के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा कहाँ होगी, कैसे होगी, कब कब उसको इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, उसके स्वास्थ्य की देखभाल, आंगनवाड़ी शिक्षा की व्यवस्था, टोटल कौन करेगा, राज्य। तो राज्य अपने तरफ से कुछ कर रहा है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी सकारात्मक। इसकी प्रकृति कैसी है, सकारात्मक, पॉजिटिव। चूंकि इसकी प्रकृति पॉजिटिव है, यानी राज्य जनता के लिए कुछ कर रहा है, राज्य जनता के कल्याण के लिए कुछ कर रहा है, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 बातें हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक है डीपीएसपी, डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है, और डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो पॉजिटिव प्रकृति की है, सकारात्मक है, यानी राज्य को रोका नहीं गया है।
राज्य को कहा गया है कि इसको क्या क्या करना है। अभी हम पढ़ रहे थे कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति है सकारात्मक, लेकिन इसकी प्रकृति में एक और शब्द जुड़ जाता है, वो है गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित इसका मतलब है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो ये बातें लिखी गई है कि राज्य जनता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, राज्य जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कुछ उनको ऑप्शन देगा, अगर राज्य उन बातों का पालन नहीं कर रहा है तो किसी भी तरीके से इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा पीछे चलते हैं कि मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर राज्य वैसा व्यवहार नहीं कर रहा तो हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते थे राज्य के विरुद्ध, ताकि राज्य उन बातों का पालन करे। लेकिन भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं उसको हम किसी भी तरीके से कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते अगर राज्य उनका पालन नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो कैसी है, गैर न्यायोचित, यानी कि अवाद योग्य, वाद योग्य नहीं है। उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, राज्य के खिलाफ कोई केस दायर नहीं कर सकते अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है तो। अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेदों को। हम एक एक अनुच्छेद को लेकर चलते हैं। पहला है अनुच्छेद 36। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे 2-3 डाउट हैं, हम उनको क्लियर करते हैं। मैं बार बार ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ और शायद मैंने 3-4 बार इससे पहले बता भी दिया है कि 2 शब्द हैं, एक तो है राज्य शब्द और एक है राज्य क्षेत्र। मैं दोबारा दोहरा देता हूं इस चीज को। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में। राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 1 में और अनुसूची 1 में। तो पहले तो ये क्लियर कर लेना कि राज्य शब्द और राज्य क्षेत्र। अब बात को हम यहां पे लेके आते हैं। अनुच्छेद 12, जब हमने भाग 3 शुरू किया था, जब हमने मौलिक अधिकार शुरू किए थे, पहला ही अनुच्छेद आया था अनुच्छेद 12 और इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था कि राज्य किसे कहते हैं। और हमने इसकी सिंपल सी परिभाषा पढ़ी थी कि इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसी कोई संस्था जिसकी स्थापना सरकार ने की है, या ऐसी कोई संस्था जिसकी स्थापना तो सरकार ने नहीं की लेकिन सरकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल जो सुविधा है वो प्राप्त कर रही है, ऐसी संस्था को हमने राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर लेके आए थे हम। अब अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल कि ये प्रश्न हो गया कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और ऑप्शन ऐसे बन जाए आपके सामने अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 36 में और मान लीजिए ए और सी दोनों में, मान लीजिए ऐसा प्रश्न बन जाता है, तब तो इसका उत्तर ए और सी दोनों होगा। हमें पता है कि 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा ना आके मान लीजिए ऐसे आ जाए कि अनुच्छेद 12, 13, 36 और 37 इंडिविजुअल, अब हमें कोई एक अनुच्छेद चुनना है, या तो हम 12 को चुनेंगे या 36 को चुनेंगे और दोनों में ही राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में हमें अनुच्छेद 12 को चूज करना होगा।
अनुच्छेद 12 की जो परिभाषा मैं बार बार बता रहा हूं कि ऐसी संस्था जिसकी स्थापना सरकार ने की है या फिर सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है वो राज्य है। ये परिभाषा लिखी हुई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 36 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 36 में लिखे गए राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। यानी कि 36 का बेस कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 है। तब हम यहाँ पे किसको चूज करेंगे? केवल अनुच्छेद 12 को। हालांकि अगर ए और बी दोनों आ जाए, ऐसे आ जाए 12 में और 36 दोनों में, तब तो दोनों करेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 12 और 36 में से कोई एक चुनना है तो हम आर्टिकल 12 को ही चुनेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है, अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में है। तो अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 37 को। अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि गैर न्यायोचित है, उसका मतलब यही है, वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी भी नीति निर्देशक तत्व का पालन राज्य नहीं कर रहा है तो हम इसको किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये वाद योग्य हैं। ये नीतियां बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ निर्देश हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। किसके लिए? स्टेट पॉलिसी के लिए। यानी स्टेट की पॉलिसी क्या होगी उसके लिए जो निर्देश हैं, वो जो निर्देश लिखे हुए हैं वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं भाग 4 में। तो ये सिर्फ निर्देश हैं, इनका पालन करना राज्य के लिए वाद्य नहीं है। डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। लेकिन 37 में एक बात और भी लिखी है कि राज्य जब कभी भी किसी भी प्रकार की कोई नीति बनाएगा, नीति का मतलब कोई कानून, कोई विधि, कोई आदेश, कोई अध्यादेश, कोई नोटिफिकेशन, कोई परिपत्र, रूल्स, रेगुलेशन, यानी कुछ भी, तब राज्य डीपीएसपी को फॉलो करेगा। जब भी राज्य किसी भी प्रकार की कोई नीति का निर्माण कर रहा होगा तो उसको डीपीएसपी को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 37 में। वाद योग्य तो नहीं है, लेकिन जब कभी भी राज्य किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण करेगा तो उसके लिए सबसे पहले उसको नीति निर्देशक तत्वों को ख्याल में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में। अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 के बारे में हम देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। सबसे पहले तो हमने ऊपर एक शब्द पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक है, तो इसको सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक बोलते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 38 में एक शब्द है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इस शब्द को हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। इस शब्द को पहले पढ़ चुके हैं प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में। इसको हम प्रस्तावना में पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख है ऑप्शन ए प्रस्तावना में और मूल कर्तव्यों में, प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में और मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में। ऐसा प्रश्न बन जाएगा। तो अपने को इस चीज़ को ख्याल में रखना है कि एक तो ये सेंटेंस, ये 3 शब्द आए थे प्रस्तावना में, और दूसरा ये 3 शब्द आ रहे हैं आर्टिकल 38 में, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जैसा शब्द या तो प्रस्तावना में उल्लेखित है या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, 2 चीज़ों में इसका उल्लेख है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि
नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। 3 ही प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें यह भी लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में कि राज्य आय, इनकम, आय, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य क्या करेगा? जो आय की असमानता है, किसी की आय कम है, किसी की आय ज़्यादा है, इसको कम करेगा, यानी कि लोगों की आय को बराबर करेगा। लेकिन राज्य अगर ऐसा नहीं कर रहा है, लोगों की इनकम को बराबर नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं कर रहा है, इसका मतलब राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा है। तो क्या हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर देंगे? क्या हम राज्य के खिलाफ केस कर देंगे कि राज्य इस बात का पालन नहीं कर रहा? तो मैंने पहले बता दिया कि नहीं कर सकते, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में कभी ऐसा होगा कि लोगों की आय को बराबर करना पड़े, इसके लिए कोई नीति बनानी पड़े, तब राज्य अनुच्छेद 38 को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा 37 में लिखा हुआ है। आय, सुविधा सभी को बराबर मिले, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, लेडीज़ है, जेंट्स है, एससी है, जनरल है, कोई भी है, सबको बराबर सुविधा मिले। लेकिन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर देंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वाद योग्य नहीं है। और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। तो 3 शब्द लिखे हुए हैं कि जो आय की असमानता है उसको खत्म करेगा राज्य, जो सुविधा की असमानता है उसको, और जो अवसरों की असमानता है उसको भी। अब यहां पे एक प्रश्न बन सकता है, बड़ा जोरदार प्रश्न आ जाए कि अवसरों की समानता या अवसर की समानता का उल्लेख कहां कहां है? तो आपको पहले बता देता हूं कहां कहां है। देखिए, अनुच्छेद 16 में है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में है। और आपको बता दूं कि अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना में भी है। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता 2 शब्द लिखे हुए हैं प्रस्तावना में। तो 2 जगह तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में है और प्रियम्बल में है। और अब हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्व, और यहाँ पे लिखा हुआ अवसरों की असमानता। तो इसको बड़ा ख्याल रखना होगा। ये अवसरों की असमानता है, ये अवसर की समानता नहीं है। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो 2 जगह पे है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में और प्रियम्बल में। 2 जगह ये है। डीपीएसपी में जो शब्द है वो अवसरों की असमानता है, अवसरों की समानता शब्द का उल्लेख डीपीएसपी में नहीं है। इस चीज़ को बड़ा बारीकी से आपको देखना होगा। हाँ, अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है, देखिए प्रश्न की भाषा को समझिए। अवसरों की समानता की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि अवसर की समानता का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ उल्लेखित है, तब तीनों आ जाएगा। क्योंकि अवसरों की असमानता को समाप्त करने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? अवसरों की समानता लाना। तो ये भी सेम चीज़ हो गई। अगर कॉन्सेप्ट पूछता है, अवसर की समानता की अवधारणा का उल्लेख पूछता है, तो इसके उत्तर होंगे 3, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल और डीपीएसपी। और अगर आपसे पूछता है कि अवसर की समानता शब्द, देखिए शब्द पूछता है तो 2 उत्तर, और अगर अवधारणा पूछता है तो 3 उत्तर हो जाएंगे। इसको थोड़ा बारीकी से देखना होगा। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। पहला तो है, देखिए कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, ऐसी व्यवस्था राज्य लेके आएगा। दूसरा, आय, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। और तीसरा, इस शब्द का जो उल्लेख है अवसरों की समानता का, अवसर की समानता पूछे तो फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल हो जाएगा, और अवसर की समानता की अवधारणा पूछे तो एफआर, प्रियम्बल और डीपीएसपी तीनों हो जाएंगे। अगला है अनुच्छेद 39, और अनुच्छेद 39 में आगे इसके 6 क्लोज हैं। अनुच्छेद 39 ए, बी, सी, डी, ई, एफ।
और उसके बारे में देखते हैं हम एक एक करके। अनुच्छेद 39A, ये स्मॉल ए है क्योंकि जब कभी भी हम कैपिटल ए लिखेंगे इसका मतलब है कि वो आर्टिकल संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। स्मॉल ए है, इसका मतलब ये मूल संविधान में था। तो अनुच्छेद 39A में लिखा गया है कि राज्य जो है वो क्या करेगा, सभी स्त्री और पुरुषों के लिए, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उनके लिए आजीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ये चाहे तो कोई जेंट्स जॉब चाहता है चाहे लेडीज जॉब चाहती है, तो दोनों को बराबर बराबर मौका मिलेगा उस जॉब को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ जॉब हम लेडीज़ के लिए फिक्स कर दें या कुछ जॉब हम जेंट्स के लिए फिक्स कर दें, ऐसा नहीं है। दोनों को बराबर हक होगा कि उस जॉब को प्राप्त कर सकें, उस जॉब को अर्जित कर सकें, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स है। ऐसा लिखा है अनुच्छेद 39A में। अगला है अनुच्छेद 39B। इसमें लिखा है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस तरीके से करेगा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो, या यूं कहें कि अधिक व्यक्तियों को लाभ मिले, अधिक से अधिक को लाभ मिले, सभी को लाभ मिले, ऐसा नहीं लिखा गया है। अधिक से अधिक कोई भी प्राकृतिक संसाधन है और उसको राज्य ने जब बांटना है, उसका जब विस्तार करना है, उसको जब वितरित करना है, तो राज्य ये ख्याल रखेगा कि भाई ये किसी एक व्यक्ति के पास इकट्ठा ना हो जाए, इस संसाधन का लाभ अधिक से अधिक लोगों का हो और अधिक से अधिक लाभ हो। अनुच्छेद 39C, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। यानी कि जो आर्थिक संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन का मतलब कि पूंजी उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, उद्योग धंधे हैं, यातायात है, संचार है, जो भी है, वो किसी एक ही व्यक्ति विशेष के पास, किसी एक ही व्यक्ति समूह के पास इकट्ठे न हो जाएं। राज्य इस चीज़ को ख्याल में रखेगा कि किसी एक व्यक्ति के पास सारे के सारे भौतिक संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो राज्य को ये बात सौंपी गई है, राज्य को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ख्याल रखेगा कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी के पास इकट्ठे ना हो जाएं, उनको अलग अलग करेगा, उसका विकेंद्रीकरण करेगा। अब देखिए ज़रा, अगर मान लीजिए कि कोई भौतिक संसाधन किसी व्यक्ति विशेष के पास इकट्ठे हो भी रहे हैं तो भी राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये DPSP है, ये वाद योग्य नहीं है। 39D, इसमें लिखा गया है कि सभी जो स्त्री पुरुष हैं, स्त्री है पुरुष हैं और वो काम कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अगर कार्य समान है तो वेतन भी समान मिलेगा। ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 39D में कि मान लीजिए एक लेडीज़ टीचर है वो पढ़ा रही है और एक जेंट्स टीचर है वो भी पढ़ा रहा है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों की सैलरी बराबर होगी। हाँ, उनका अगर काम अलग है कि भाई एक जो टीचर है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक को पढ़ा रही है, जेंट्स टीचर है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक को पढ़ा रहा है, तो उनको ग्रेड अलग अलग हो गई, तब वेतन समान नहीं मिलेगा। तब हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो समान कार्य है, ये टीचर भी पढ़ा रही है वो टीचर भी पढ़ा रहा है, तब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कार्य समान नहीं है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 39D में। और अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा तो ये नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन है, तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, लेकिन इस कार्य को करने के लिए राज्य ने एक अधिनियम बना रखा है। वो अधिनियम कौन सा है? वो अधिनियम है समान वेतन अधिनियम 1976। अब ये एक एक्ट बन चुका है, एक कानून बन चुका है। अब अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाएगा तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन नहीं हो रहा, अब एक अधिनियम, एक कानून का उल्लंघन हो रहा है। अब उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है।
दो बातें क्लियर कर लेना, मैंने अनुच्छेद 37 पढ़ाया था कि वाद योग्य नहीं है। अगर ये एक्ट नहीं है, मान लेते हैं कि अगर अब इस एक्ट को हम निकाल लेते हैं एक बार के लिए, तब अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा तो हम राज्य के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन मैंने कहा वाद योग्य तो नहीं है, लेकिन राज्य नीतियां बनाते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा। अब राज्य ने नीति बनानी है, क्या नीति बनानी है कि भाई सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, कानून बनाना है। जब ये कानून बनाना था तब राज्य ने फॉलो किसको किया? राज्य ने फॉलो किया अनुच्छेद 39D को, और ये कानून बना दिया। क्योंकि अब कानून बन चुका है तो अब समान कार्य के लिए समान वेतन वाली बात को भी मानना पड़ेगा। अब अगर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा तो कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा और उसकी जो भी समुचित सजा होगी वो सजा भी मिलेगी, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई संस्था है, चाहे वो खुद राज्य ही क्यों न है, क्योंकि अब एक अधिनियम बन चुका है। अगला है अनुच्छेद 39E। राज्य जो है वो ऐसे कार्यों पर रोक लगाएगा जो व्यक्ति की आयु के विरुद्ध है। मान लीजिए कि व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उस काम को करने से उसके स्वास्थ्य को नुकसान है, उसकी आयु छोटे होने का डर है, यानी कि उसका समय से पहले मरने का डर है, तो ऐसी स्थिति में राज्य उस कार्य पर ही रोक लगा सकता है। राज्य ऐसे कार्य पर रोक लगाएगा जो कि आयु के विरुद्ध है। हम एक बार लिख लेते हैं सभी को, फिर दोबारा से सभी को हम क्लियर करेंगे। अगला है अनुच्छेद 39 एफ। इसमें लिखा गया है कि राज्य सभी बच्चों को, जो बच्चे हैं भारत के, उन सभी बच्चों को स्वस्थ और गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाएगा। तो देखिए 6 बातें हैं इसमें और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में जितने भी प्रकार के विरोधाभास हैं हम इनको पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ने के बाद हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का एक संक्षेप तुलना भी करेंगे। हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है या नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है या फिर दोनों को बैलेंस किया गया है, कैसे किया गया, कब किया गया, उन सभी बातों को पढ़ेंगे। और जब तक हम इन दोनों की तुलना करेंगे हम अनुच्छेद 39 के बारे में बार बार चर्चा करेंगे। इसका मतलब अनुच्छेद 39 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 6 बातों को हम दोबारा से देखते हैं। देखिए पहला तो लिखा गया है कि सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका का समान अवसर होगा। सिंपल सी बात है कि जब कोई जॉब राज्य आवंटित कर रहा है तो स्त्री पुरुषों के लिए बराबर बराबर हक होगा कि भाई चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है वो इसमें भाग ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। अगर उसमें क्षमता है, योग्यता है, कुशलता है तो वो उस जॉब को, उस आजीविका को पा सकता है। दूसरा, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं राज्य जब इसका बंटवारा करेगा, जब ये प्राकृतिक संसाधन राज्य द्वारा लोगों को प्रदान किए जाएंगे तो राज्य कोशिश करेगा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ इसमें होना चाहिए। तीसरा है कि जो आर्थिक संसाधन हैं, पूंजी उत्पादन के जो संसाधन हैं वो किसी एक ही व्यक्ति विशेष के पास इकट्ठे होते रहें। अगर ऐसा हो रहा है तो राज्य इस पर रोक लगाएगा, यानी एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठे नहीं होने चाहिए, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। चौथा जो क्लोज है वो कहता है कि सभी स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और इसके लिए एक अधिनियम भी बन रखा है, समान वेतन अधिनियम 1976। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पांचवा इसका क्लॉज कहता है कि अगर किसी कार्य को करने से किसी व्यक्ति की आयु कम हो रही है, यानी कि उसके मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य उस व्यक्ति के उस कार्य पर रोक लगा सकता है कि आप ये कार्य नहीं करेंगे। और छठा है कि राज्य सभी बच्चों को स्वस्थ और गरिमा युक्त वातावरण उपलब्ध करवाएगा, ताकि बच्चों को ऐसा हो कि भी हमने भारत में जन्म लिया है, उनको खुशी होनी चाहिए कि हमने भारत में जन्म लिया है, उनको इस चीज़ का गर्व होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि घमंड भी होना चाहिए कि भी हमने भारत में जन्म लिया है और भारत सरकार हमें ये सुविधाएं दे रही है।
ऐसा प्रयास करेगा, ये कह रहा है आर्टिकल 39F। तो ये 6 बातों का उल्लेख है अनुच्छेद 39 में। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है अनुच्छेद 39A। अब देखिए, ये कैपिटल ए है और कैपिटल ए मैंने पहले बता दिया कि स्मॉल ए आता, इसका मतलब मूल संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद है। और कैपिटल ए आया है, इसका मतलब कि ये जो आर्टिकल है ये बाद में जोड़ा गया है, किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो इसको जोड़ा कब गया। तो इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। अब देखते हैं कि इसमें मैटर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लिखा गया है इसमें। इसमें लिखा गया है कि राज्य सभी को निशुल्क न्याय, देखिए क्या कुछ करेगा, सभी व्यक्तियों के लिए निशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि देखिए भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, देखिए मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये सच है, ये कड़वा सच है कि जो भारत की न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी महंगी है। काफ़ी लंबा केस चलता है, छोटे से छोटा केस काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहता है, तो वकील की फ़ीस और फाइलों का खर्चा वगैरह काफ़ी खर्चा हो जाता है स्टाम्प पेपर वगैरह में। तो काफ़ी महंगी प्रक्रिया होने के कारण कुछ जो गरीब व्यक्ति हैं वो इंसाफ प्राप्त कर ही नहीं सकते, वो न्याय ले ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं और चूँकि इस समय तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और अच्छे खासे तरीके से वो समाजवाद को फॉलो कर रही थी, तो ये बड़ा आवश्यक था कि विधिक सहायता यानी कि निःशुल्क न्याय जैसा सुविधा भी जनता को उपलब्ध करवाई जाए। तो ये आर्टिकल जोड़ दिया गया कि सभी नागरिकों को निःशुल्क न्याय मिलेगा, कोई फीस नहीं होगी, और विधिक सहायता भी अगर किसी प्रकार की चाहिए तो भी सरकार उनको विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। ऐसा लिखा गया अनुच्छेद 39A में। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि वाद योग्य नहीं है, अगर राज्य आपको निःशुल्क न्याय नहीं दे रहा है, अगर राज्य आपको किसी भी प्रकार की विधिक सहायता नहीं दे रहा है, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट थोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो वाद योग्य है ही नहीं। तो ये वाद योग्य नहीं था, तो इसका मतलब इसको जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था अब तक। लेकिन बाद में इसके संदर्भ में कुछ अधिनियम भी बने, कुछ संस्थाएं भी बनी, हम उसके बारे में भी देखते हैं। अब निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अधिनियम बना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अब ये एक एक्ट बन चुका है, और जब एक्ट बन चुका है, एक कानून बन चुका है, तो मैंने पहले कहा कि कानून बनने के बाद उस बात का पालन करना आवश्यक हो जाएगा, नागरिकों के लिए भी और राज्य के लिए भी। अब इसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अब नलसा एक्ट बन चुका है। क्योंकि अब नलसा एक्ट बन चुका है, NLSA एक्ट 1987। और चूंकि ये एक्ट बन चुका है, ये अधिनियम बन चुका है, तो अब इसका पालन राज्य को भी करना पड़ेगा और नागरिकों को भी करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें है मैटर क्या रखा है, अब उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 तो बना दिया, लेकिन इस अधिनियम को जो लागू किया गया वो किया गया 9 नवंबर 1995 को। ये बनाया ये 1987 में और इसको लागू किया गया 9 नवंबर 1995 में। इस कारण से 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, विधिक सेवा दिवस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि
वैदिक सेवा दिवस, और आपने अगर पहले पढ़ रखा हो तो एक होता है वेदी दिवस। वेदी दिवस, ये दो बातें अलग अलग हैं। वैदिक दिवस या वैदिक सेवा दिवस ये मनाया जाता है 9 नवंबर को, और वेदी दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, संविधान दिवस। तो इन दोनों को भी थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से पढ़ लेना कि वैदिक दिवस और वेदी दिवस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वैदिक दिवस बोल दो या वैदिक सेवा दिवस बोल दो, एक ही बात है, जो मनाया जाता है 9 नवंबर को। और वेदी दिवस या बोल दो संविधान दिवस, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 9 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम बनाया, और 9 नवंबर 1995 को इस अधिनियम को लागू किया गया। और इस अधिनियम को लागू करते ही हमें आवश्यकता थी एक संस्था की, हम एक संस्था बनाएं जो निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता जैसे उद्देश्य को पूरा करे। तो हमने एक संस्था बनाई राष्ट्रीय स्तर पर नलसा, स्टेट स्तर पर सलसा और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डलसा। नलसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राज्य केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमने ये संस्थाएं बनाई। किस उद्देश्य के लिए? निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो 3-4 बातें हैं, हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में आर्टिकल 39A जोड़ा गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि सभी नागरिकों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अब ये तो सिर्फ एक निर्देश है, क्योंकि ये वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है। अब इसको वाद योग्य बनाने के लिए हमने एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम बना लिया, लेकिन लागू नहीं हो सका। ये अधिनियम लागू हुआ 9 नवंबर 1995 को, और 1995 में ही हमने स्थापना की नलसा की केंद्र स्तर पर, सलसा की राज्य स्तर पर और डलसा की जिला स्तर पर। तो ये था आर्टिकल 39A। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब देखिए, जब ये अनुच्छेद हम लिख रहे हैं 1950 में, हम इस अनुच्छेद को लागू भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा संविधान लागू किया, तो ये अनुच्छेद भी लागू हो रहा है। लेकिन 1950 में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया। तो क्या हम कोर्ट चले जाएंगे कि भाई लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, लेकिन राज्य तो कर नहीं रहा? तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। शायद आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि वाद योग्य क्या होता है और वाद योग्य अवाद योग्य क्या होता है। तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अब देखिए, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पहली बात तो ये है। लेकिन क्या गांधीवादी विचारों का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं है? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग गांधीवादी विचारों से प्रभावित है, तो उसका उत्तर होगा DPSP भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। ये गांधीवादी विचारों से प्रभावित है। और उसमें अनुच्छेद 40 की बात कर लेते हैं। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये अपने आप में एक गांधीवादी विचार है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वावलंबी बने, ग्राम स्वराज्य हो। गांधी जी एक बात कहा करते थे कि शहरों में लोग बसते हैं, शहरों में लोग बसते हैं और गांवों में देवता। तो वो चाहते थे कि गांवों का अधिक से अधिक विकास किया जाए, गांव अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बने, ऐसा उनका प्रयास था।
तो ग्राम पंचायतों का जब हम गठन करेंगे या करते हैं, जैसे वर्तमान में ग्राम पंचायतें हैं, तो कहीं ना कहीं ये गांधीवादी विचार है और कहीं ना कहीं ये गांव अपने स्तर पर आत्मनिर्भर भी हैं। तो ऐसा गांधी जी चाहते थे और ऐसा संविधान सभा ने लिखा, तो ये अपने आप में गांधीवादी विचार है। और ओवरऑल भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा गांधीवादी विचारों से प्रभावित है, तो उसका उत्तर होगा भाग 4, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। तो हमने अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 39A और अनुच्छेद 40, ये 5-6 अनुच्छेदों के बारे में आज हमने बात की है। बाकी हम पढ़ेंगे कल अगली वीडियो में अनुच्छेद 41 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक। 10-11 अनुच्छेद अपने रह जाएंगे, उन पर हम कल चर्चा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कुछ एक जो मैंने बताई बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।